अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू वोकैबुलरी यू लर्न इंग्लिश विद इजी लेसन्स। आज संडे है, संडे को आपके रिक्वेस्टेड वर्ड्स को एक्सप्लेन करती हूँ मैं, तो शुरू करते हैं। पहला रिक्वेस्टेड वर्ड है वो है जी हॉल। अच्छा, ये जो हॉल है ये एज ए वर्ब भी यूज होता है, एज ए नाउन भी यूज होता है। इसके डिफरेंट मीनिंग्स हैं, तो मैं इसको आपको दो स्लाइड्स में एक्सप्लेन करूंगी। पहले एज ए वर्ब एक्सप्लेन करूंगी, फिर एज ए नाउन एक्सप्लेन करूंगी, तो आप थोड़ा इसको ध्यान से समझ लीजिएगा, क्योंकि इसके मीनिंग्स जो है वो काफी डिफरेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो एज ए वर्ब जब हम इसको इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब होता है टू पुल और ड्रैग समथिंग विद एफर्ट, या टू ट्रांसपोर्ट गुड्स ओवर अ डिस्टेंस। ठीक है, ये जब वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होगा तो ये दो मीनिंग्स में इस्तेमाल होगा, मतलब मिलते जुलते हैं, सेंस जो है ना इनकी थोड़ी सी डिफरेंट है एक दूसरे से। पहला तो ये है कि किसी चीज को खींचना, पुल करना या ड्रैग करना। ठीक है, पूरी पूरी एफर्ट लगा के, जैसे हम कोई भारी चीज खींचते हैं ना, जैसे कोई बॉक्स हो भारी सा, उसको हम पुल करें या उसको ड्रैग करें, खींचें। ठीक है, तो उसको भी हॉल करना कहेंगे। या कोई चीज जो है जैसे गुड्स वगैरह होती है, उनको एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट करना। ठीक है, जो डिस्टेंस हो उसमें काफी, उसमें फासला हो, जैसे एक इलाके से दूसरे इलाके में। जैसे हम फर्नीचर वगैरह है, आप कहीं पे फर्नीचर बाय करने गए हैं, वहां से आप जाहिर बात है कि उसको फिर ट्रांसपोर्ट करेंगे अपने घर पे। ठीक है ना, कोई भी ट्रांसपोर्टेशन का यूज करके। ठीक, तो उसको भी हॉल करना कहते हैं। अब आप फर्नीचर घर के अंदर अगर आप एक जगह से उसको दूसरी जगह पे सेट करने के लिए उसको खींच रहे हैं, ड्रैग कर रहे हैं, तो वो भी हॉल करना कहलाएगा। ठीक है ना, खींच कर हम चेयर्स टेबल्स वगैरह सेट करते हैं कि अच्छा इसको यहाँ रखे यहाँ रखे। ठीक, एक है कि आप जो है वो शोरूम से जो आपने फर्नीचर खरीदा और वहां से आप ट्रांसपोर्ट करके घर ले आए। इन दोनों मीनिंग्स में ये एज ए वर्ब जो है वो हॉल इस्तेमाल होता है। ठीक, अब इसके सेंटेंसेस देख लेते हैं। वी हैड टू हॉल द फॉलन ट्री आउट ऑफ द पाथ टू क्लियर द वे, आउट ऑफ द पाथ टू क्लियर द वे। ठीक है, आप देखिए भाई, रास्ते में क्या होता है, स्टॉर्म्स अगर आ जाए खुदा ना खास्ता, तो कोई ट्री जो होता है वो गिर जाए अगर, तो वो रास्ता बंद हो जाता है ना। अब उसको आपने रास्ते से हटाना है, तो क्या होता है कि लोग जो है वो कुछ दो तीन आदमी वो मिलके उस ट्री को, अगर वो जितना भी भारी है, उसको खींच के वो साइड पे कर देते ताकि रास्ता खुल जाए। अब इसको हॉल किया है उन्होंने। ठीक है, खींचा है उन्होंने, पुल किया है उसको, ड्रैग किया है उस ट्री को। ठीक, इसी तरह से आप ट्रांसपोर्ट के मीनिंग में भी ले सकते हैं। वी नीडेड अ ट्रक टू हॉल अवे ऑल द फर्नीचर वी बॉट। ठीक है, कि हमें जो है ना वो एक ट्रक की जरूरत पड़ी, ताकि हम हॉल अवे कर सके, मतलब ट्रांसपोर्ट कर सके जो फर्नीचर हमने खरीदा है उसको। ठीक, अब ये एज ए वर्ब जो है ये दो मीनिंग में मिलती जुलती सेंस है, मतलब इन दोनों सेंसेस में जो है वो इस्तेमाल होगा। जाहिर बात है, आप किसी शॉप से घर कोई चीज भारी चीज लेकर आ रहे हैं तो उसको खींच के पुल करके तो नहीं लेके आ रहे हैं, आप ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो दोनों मीनिंग में इस्तेमाल होगा। ठीक, अब आ जाता है जी नाउन के तौर पे। अब नाउन में समझ लीजिएगा, क्योंकि नाउन के तौर पे भी जो है ना ये दो मीनिंग्स में इस्तेमाल होता है, जब इसको एज ए नाउन भी जब हम इस्तेमाल करें। पहला तो ये है कि जो मैंने पहले आपको बताया कि किसी चीज को खींचना। अब खींचना जो है मतलब एज ए वर्ब है कि उसको खींचना। ठीक है, और एज ए नाउन भी यूज होगा, वो जो एक्ट, खींचने का जो एक्ट है। ठीक है, एज ए वर्ब और एज ए नाउन उस खींचने के मीनिंग में ही, और ट्रांसपोर्ट करना या जो ट्रांसपोर्टेशन है। ठीक है, इन इन दोनों मीनिंग में एज ए नाउन या एज ए वर्ब दोनों तरह से ये इस मीनिंग में हॉल जो है वो इस्तेमाल होता है। ठीक है, मतलब एज ए वर्ब भी यूज होगा और एज ए नाउन भी यूज होगा। द एक्ट ऑफ पुलिंग, कि उसका एक्ट है, और द एक्ट ऑफ ट्रांसपोर्टिंग। ठीक है, कि ट्रांसपोर्ट करना एक जगह से दूसरी जगह, ये जो एक्ट है उसके तौर पे भी, नाउन के तौर पे भी हॉल इस्तेमाल होगा। एक और मीनिंग है, वो है अ क्वांटिटी ऑफ समथिंग गैदर्ड और ऑब्टेन्ड, किसी चीज की एक बड़ी क्वांटिटी जो हासिल की गई है। ठीक है, उस मीनिंग में भी हॉल इस्तेमाल होता है। अब आपको समझ में आएगा सेंटेंसेस में। पहले तो हम उसको देख लेते हैं। द ट्रक मेड सेवरल हॉल्स, मतलब उसने, अब यहाँ पर ना चक्कर के मीनिंग में आएगा जब हम उर्दू में बोलते हैं। ठीक है, एक तो है कि ट्रक हमें पड़ा टू हॉल, मतलब ट्रांसपोर्ट करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट करने के लिए। ऑल द कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स, यहाँ पे आप फर्नीचर लगा लेंगे, एक फर्नीचर को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट करने के लिए, वो हमने एज ए वर्ब यूज किया। अब यहाँ पर है कि जब हम कहते हैं कि चक्कर लगाना। ठीक है, अब यहाँ पर एज ए नाउन इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि वो एक जगह से, मतलब एक्ट ऑफ जो वो ट्रांसपोर्ट करना है, ट्रांसपोर्टिंग, वो इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पे। द ट्रक मेड सेवरल, मतलब उसने काफी सारे जो है ना वो उसको चक्कर लगाने पड़े, टू ट्रांसपोर्ट ऑल द कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स, तमाम कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स को या फर्नीचर को या कोई भी भारी चीज है उसको एक जगह से दूसरी जगह पर उसको ले जाने के लिए। ठीक है, ये तो हमने पहले मीनिंग जो हमने समझ लिया, उसी में एज ए नाउन इसको इस्तेमाल किया है। अब है सेकेंड मीनिंग जो है वो
क्वांटिटी ऑफ समथिंग, किसी चीज की क्वांटिटी के लिए भी, जो आपने हासिल की है, एक अच्छी खासी क्वांटिटी किसी चीज की आपने हासिल की है, उसके मीनिंग में भी ये इस्तेमाल होता है। वो है द फिशरमैन रिटर्न्ड विद अ ह्यूज हॉल ऑफ फिश, कि जो फिशरमैन थे, जो भी वो मछेरे थे, वो जब गए तो वो मतलब वापस आए वो बहुत बड़ी अमाउंट में वो फिश लेकर। ठीक है, अब यहाँ पर हॉल ऑफ फिश जो है ना, ये मीनिंग दे रहा है एक लार्ज अमाउंट ऑफ मछलियां जो है। ठीक है, तो एक बड़ी अमाउंट जो है वो उसकी जो मछलियों की है वो लेकर वो आए। ठीक, अब ये लार्ज अमाउंट में ये जहां पर हॉल इस्तेमाल हो, जैसे कि इसी मीनिंग में एक और सेंटेंस है, द कंपनी सेलिब्रेटेड अ रिकॉर्ड हॉल इन सेल्स फॉर द क्वार्टर। जो मतलब उस क्वार्टर में जो है ना रिकॉर्ड हॉल इन सेल्स, इसका मतलब है कि सेल में एक बड़ी अमाउंट की सेल उन्होंने जो है ना वो रिकॉर्ड, रिकॉर्ड हॉल, हॉल इन सेल्स का मतलब ये है कि सेल्स इस क्वार्टर में इतनी ज्यादा हुई कि वो एक रिकॉर्ड बना। इससे पहले किसी भी क्वार्टर में इतनी उस कंपनी की प्रोडक्ट्स की सेल नहीं हुई। ठीक है, तो रिकॉर्ड हॉल इन सेल मतलब कि यहाँ पर अब हॉल एक लार्ज अमाउंट को बता रहा है, एक लार्ज क्वांटिटी या एक लार्ज अमाउंट। ठीक है, कि वो जो सेल हुई है वो बहुत ज्यादा हुई है, वो रिकॉर्ड। अब यहाँ पर सिंपल रिकॉर्ड सेल्स भी कह लेते हैं लोग, लेकिन अगर आप कहीं पे हॉल पढ़े तो इसका मतलब यही है कि वो हॉल जो है ना वो अब यहाँ पर एक लार्ज अमाउंट को बता रहा है। ठीक है, तो आई होप कि हॉल की जो भी ये दो तीन मीनिंग्स हैं ये आपको समझ में आ गए होंगे एज ए वर्ब और एज ए नाउन इसके जो मीनिंग्स हैं। ठीक है, अब पढ़ लेते हैं हम हेल को। उन्होंने जिन्होंने हॉल मेरे से पूछा था उन्होंने ही हेल भी पूछा है। ठीक है, अब हेल भी जो है ना ये एज ए नाउन और एज ए वर्ब जो है इस्तेमाल होता है। अब हेल जो है पहला तो हमें मालूम है जब हम एज ए नाउन इसको इस्तेमाल करते हैं तो जो हम ओले पढ़ते हैं ना, फ्रोजन रेन ड्रॉप्स जो होते हैं, ओले क्या होते हैं, जो रेन होती है, रेन के जो ड्रॉप्स होते हैं वो ऊपर ही अगर मौसम बहुत ठंडा हो तो वो जम जाते हैं। ठीक है, तो वो ओले पड़ते हैं। ठीक है, तो जो ओले होते हैं ना उनको हेल कहा जाता है। ठीक है, एज ए नाउन जब इस्तेमाल करेंगे। और एक है अ ग्रीटिंग, ग्रीटिंग इन अ सेंस इस्तकबाल जिसको हम कहते हैं, किसी को अगर बहुत और यही इसका एज ए वर्ब भी यही मतलब है, टू ग्रेट और अक्लेम इंथ्यूजियास्टिकली। देखिए, पुरजोश इस्तकबाल जो होता है ना, पुरजोश इस्तकबाल एक नाउन के तौर पर इस्तेमाल होगा, और एक पुरजोश इस्तकबाल करना एज ए वर्ब जो है ना वो इस्तेमाल होगा। ठीक है, तो हेल के क्या दो मीनिंग हुए, एज ए नाउन जब इस्तेमाल होगा तो दोनों मीनिंग में, एक तो इस्तकबाल के मीनिंग में इस्तेमाल होगा और दूसरा क्या है, ओले के मीनिंग में इस्तेमाल होगा। और जब एज ए वर्ब इसको इस्तेमाल करेंगे तो मतलब किसी का बहुत दिल से बड़ा पुरजोश तरीके से किसी को ग्रीट करना, अक्लेम करना। ठीक है, इंथ्यूजियास्टिकली, कि उसका इस्तकबाल करना जो हम उर्दू में बोलेंगे। ठीक है, जैसे कोई मतलब कोई बड़ा इंसान आता है तो लोग खड़े हो जाते हैं ना हॉल में और तालियां बजाते हैं। ठीक है, तो वो हेल कर रहे होते हैं, मतलब उसको एक बड़ा अच्छे तरीके से उसको ग्रीट कर रहे होते हैं फॉर द अचीवमेंट दैट पर्सन हैज रिसीव्ड सो फार। ठीक है, तो उसकी सारी जो अचीवमेंट्स हैं उसके लिए उसको किया जाता है। ठीक, अब जैसे हम इसको सेंटेंसेस में देख लेते हैं, द हेल स्टॉर्म डैमेज द क्रॉप्स इन द फील्ड्स। ठीक है, हेल स्टॉर्म क्या हो गया, जो ओलों का एक तूफान सा आता है ना, बहुत बड़ी तादाद में अगर ओले पड़ना शुरू, जब एक तूफान सा जो होता है उसको हेल स्टॉर्म कहेंगे। ठीक है, तो उसने क्या किया, जितनी भी क्रॉप्स थी मतलब खेतों के अंदर जितनी भी फसलें थी उनको उसने डैमेज कर दिया। ठीक, तो ये हो गया हमने पहले मीनिंग में फ्रोजन रेन ड्रॉप्स जो होते हैं ओले के मीनिंग में इस्तेमाल किया। अब हम जो सेकेंड नाउन के तौर पे ही उसका जो है ना वो इस्तकबाल के मीनिंग में हम इस्तेमाल कर लेते हैं। द प्रेसिडेंट रिसीव्ड अ वार्म हेल फ्रॉम द ऑडियंस एज शी टुक द स्टेज। ठीक है, कि जो प्रेसिडेंट थी वो जो ही जब स्टेज के ऊपर आई तो जो ऑडियंस थी उसने उस प्रेसिडेंट को रिसीव किया बड़े ही वार्म हेल के साथ, मतलब एक बहुत ही पुरजोश इस्तकबाल, गर्मजोशी वाला जो इस्तकबाल होता है उसके साथ जो है वो ऑडियंस ने प्रेसिडेंट को रिसीव किया जब वो स्टेज पर आई। अब ये तो दोनों हो गए नाउन में। ठीक है, अब हम एज ए वर्ब इसको इस्तेमाल कर लेते हैं। द ऑडियंस बिगेन टू हॉल, सॉरी ये ही नहीं है, इसमें टी जो है वो मिस हो गया है। द ऑडियंस बिगेन टू हेल द परफॉर्मर विद चीयर्स एंड अप्लॉज, कि जो ऑडियंस है बिगेन टू हेल मतलब उसको ग्रीट करना शुरू किया या उसको अक्लेम करना शुरू किया। जब ऑडियंस करती है ना खड़े होकर किसी को मतलब सराहती है, तो उस सेंस में ये इस्तेमाल हो रहा है, तो इसको भी हेल करना कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ऐसे वर्ब इस्तेमाल हुआ है कि ऑडियंस ने जो उसकी इतनी जबरदस्त किस्म की जो वो परफॉर्मेंस थी उस परफॉर्मर को हेल किया।
ठीक है, बिगेन टू हेल, उसको मतलब उसको सराहना शुरू किया या उसका इस्तकबाल शुरू किया विद चीयर्स एंड अप्लॉज, मतलब बहुत उसने गर्मजोशी के साथ, अप्लॉज का मतलब होता है तालियां बजाना, ठीक है, तो चीयर्स के साथ जैसे लोग बड़ी खुशी से बोलते हैं, किसी का इस्तकबाल करते हैं, ठीक, तो इस तरह से। तो ये हेल के हो गए दोनों मीनिंग जब हम उसको एज ए नाउन और एज ए वर्ब जब हम इस्तेमाल करते हैं। अब आगे जी हमारे पास ये है रैक। अब रैक भी जो है ये एज ए नाउन भी इस्तेमाल होता है, एज ए वर्ब भी इस्तेमाल होता है। अब एज ए नाउन जब इसको इस्तेमाल करेंगे तो इसका मतलब बन जाता है द रिमेन्स ऑफ समथिंग दैट हैज बीन सीवियरली डैमेज और डिस्ट्रॉयड। कोई चीज हो, अगर वो बहुत बुरी तरह से डैमेज हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए, तो उसका जो मलबा होता है ना उस चीज का, कोई बिल्डिंग है, कोई भी चीज है, उसके मलबे को भी रैक बोला जाता है, ठीक है, ये एज ए नाउन है। अब इसको जो है ना, मतलब जैसे कोई शिप है या कोई जहाज है, वो अगर तबाह हो जाए तो उसका जो जो भी उसकी रिमेन्स होती हैं, ठीक है, उस जो उसका मलबा होता है उसको भी शिप रैक इस तरह करके उसको बोला जाता है, ठीक है, उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। मतलब किसी चीज का मलबा जो तबाही के बाद जो बच जाता है, जो भी उसके रिमेन्स होते हैं, उसके एज ए नाउन जब हम इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जब एज ए वर्ब इस्तेमाल करेंगे तो उसका मतलब बन जाता है टू कॉज सिवियर डैमेज और डिस्ट्रक्शन टू समथिंग, किसी चीज को तबाह करना, ठीक है। फिर जब एज ए वर्ब इस्तेमाल होगा तो किसी चीज का मलबा वो भी रैक होता है, और किसी चीज को तबाह करना वो भी रैक होता है। अब इन दोनों मीनिंग में हम इसके सेंटेंसेस देख लेते हैं। द ओल्ड शिप रैक ले एट द बॉटम ऑफ द सी, कि जो पुराना शिप है उसका जो रैक है, शिप रैक मतलब कि वो जो जहाज का जो मलबा है, ले एट द बॉटम ऑफ द सी, कि वो जो समुंदर है उसके तह में, मतलब बिल्कुल उसकी बॉटम में जो है ना वो पड़ा हुआ है, ठीक है। अभी हमने इसको नाउन के तौर पे इस्तेमाल किया। अब देख लेते हैं एज ए वर्ब। द ड्राइवर लॉस्ट कंट्रोल ऑफ द व्हीकल एंड रैक्ड इट अगेंस्ट द गार्ड रेल, के जो ड्राइवर है, उस जो व्हीकल, जो भी वो गाड़ी चला रहा था ड्राइवर, तो उससे जो है ना कंट्रोल जो है वो लॉस्ट कर गया, मतलब उससे कंट्रोल नहीं हुई गाड़ी, एंड रैक्ड इट, और उसको तबाह कर दिया, मतलब गाड़ी जाकर टकराई। अब गार्ड रेल क्या होता है? गार्ड रेल जो भी आप उसको क्या कहेंगे, सड़क के किनारे पे वो जो रेल सी बनी होती है ना, जो प्रोटेक्शन के लिए बनी होती है, या किसी भी जगह पर प्रोटेक्शन के लिए वो जो एक रेल सी बना देते हैं, ठीक है, तो उसको गार्ड रेल कहते हैं, ठीक है। तो उस गार्ड रेल के साथ जाके वो गाड़ी टकराई और उसने उसको रैक कर दिया, मतलब कि उसको तबाह कर दिया पूरी तरह से, कि गाड़ी खुदा ना खास्ता स्मैश होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इसको एज ए वर्ब इस्तेमाल किया है। अब जो नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है वो है जी रीक। रीक जो है ना ये वर्ब है, और इसका मतलब होता है टू काज अ लार्ज अमाउंट ऑफ डैमेज और हार्म, कि किसी चीज को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाना, डैमेज या हार्म कॉज करना, ठीक है। रैक तो है कि किसी चीज को तबाह करना, ठीक है। रीक भी जब हम एज ए वर्ब इस्तेमाल करते हैं तो इसका यही मतलब होता है कि किसी चीज को कि तबाही मचाना और या तबाही बर्पा करना, ठीक है। इन दो मीनिंग्स में जो है ना वो रीक इस्तेमाल होता है, मतलब कि किसी चीज को कॉज करना, कोई तबाही मचाना जिसको कहते हैं। एक होता है तबाह करना, मतलब मिलते जुलते मीनिंग है, हल्की सी सेंस जो है ना वो इसकी डिफरेंट है रैक और रीक की। रीक का मतलब हो जाता है कि किसी जगह पर या किसी चीज पे तबाही मचाना, कोई कॉज करना, किसी लार्ज अमाउंट ऑफ डैमेज को कॉज करना, तबाही मचाना, या टू ब्रिंग अबाउट और इन्फ्लिक्ट दैट हार्मफुल, मतलब अनप्लेजेंट किस्म का जो कोई डैमेज जो है ना उसको, मतलब तबाही बर्पा करना, जैसे हम उर्दू में बोलते हैं ना, उस मीनिंग में इस्तेमाल होता है। थोड़ा सा मिलता जुलता है लेकिन हल्की सी सेंस जो है ना वो इसकी डिफरेंट है। जैसे कि द स्टॉर्म रीक्ड हैवक ऑन द नेबरहुड, कि जो स्टॉर्म है उसने रीक्ड हैवक का मतलब होता है तबाही मचाना। ये अक्सर हैवक और रीक जो है ना, ये रीक हैवक जो है ये इकट्ठा इस्तेमाल होता है, तबाही मचाने की सेंस में इस्तेमाल होता है। तो स्टॉर्म रीक्ड हैवक ऑन द नेबरहुड, कि उसने जो ना जो भी इलाका था वहां का, नेबरहुड का मतलब इर्द गिर्द का जो इलाका होता है, तो सब में जो ना स्टॉर्म है जो है, उस तूफान ने जो है वो बड़ी तबाही मचाई, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है? द स्पिल्ड पेंट रीक्ड अ मेस ऑन द फ्लोर, कि जो पेंट था, अब चूंकि वो जिसका ना उछल के गिर जाना नीचे, ठीक है, तो स्पिल का मतलब होता है किसी लिक्विड का जो है ना वो गिर जाना, ठीक है। तो वो जो पेंट था वो जब स्पिल हुआ, मतलब वो जब नीचे गिर गया, तो उसने क्या किया, उसने फर्श के ऊपर बड़ा मेस सा जो है ना, मतलब वो रीक कर दिया, मतलब इन्फ्लिक्ट कर दिया, ब्रिंग कर दिया, मचा दिया, बर्पा कर दिया, इस सेंस में जो है ना हम
इस्तेमाल करेंगे कि फ्लोर के ऊपर एक अजीब किस्म का, जाहिर बात है पेंट अगर फ्लोर पे हो तो बड़ा मेस सा हो जाता है, ठीक ना, और ज्यादा अमाउंट में अगर पेंट गिर जाए तो कितना मेस हो जाता है, उसको साफ करना बड़ा डिफिकल्ट होता है। तो रीक का मतलब इन्फ्लिक्ट करना कोई चीज जो बड़ी ही अनप्लेजेंट हो, बुरी हो, कोई बुरी चीज को इन्फ्लिक्ट करने के मीनिंग में भी रीक जो है वो इस्तेमाल होता है। होप कि क्लियर हो गया होगा। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास वो है जी रिकॉइल। रिकॉइल भी जो है ये नाउन वर्ब के तौर पे इस्तेमाल होता है। अब जब हम इसको एज ए नाउन इस्तेमाल करेंगे रिकॉइल को, तो इसका मतलब होता है द बैकवर्ड मूवमेंट ऑफ अ गन व्हेन फायर्ड। जब गन वगैरह चलाई जाती है तो एक पीछे कुछ झटका लगता है, जो गन चलाने वाला होता है उसको वो झटका महसूस होता है, ठीक है, तो वो उसको रिकॉइल कहेंगे। वो जो झटका सा लगता है ना, उसको रिकॉइल कहेंगे जब गन चलाई जाती है, और ये एज ए नाउन इस्तेमाल होता है। और जब एज ए वर्ब हम इसको इस्तेमाल करेंगे तो वही मतलब है किसी इंसान का एकदम से झटके से पीछे हटना। और वो कब हटना, अगर एकदम से या तो कोई ऐसी चीज उसके सामने आई है जिससे या तो वो सरप्राइज हो गया है या वो डर गया है। अक्सर आप देखें ना, अचानक कोई चीज आपके सामने आ जाए और जैसे या तो आप एकदम से सरप्राइज हो गए या डर गए, तो एकदम से आप पीछे को हटते हैं, एक झटका सा आप लगाते हैं, ठीक है, तो उसको भी रिकॉइल करना कहते हैं, ठीक है। एक तो है कि गन जो पीछे को झटका लगाती है, जो भी गन फायर कर रहा होता है उसको वो महसूस होता है, तो वो भी रिकॉइल कहलाएगा, वो नाउन होता है। और जब ऐसे वर्ब हो इस्तेमाल होगा तो इसका मतलब है कि किसी इंसान का अचानक से पीछे हटना, अगर उसके सामने या तो वो सरप्राइज्ड हो गया है या वो डर गया है या कोई ऐसी अनप्लेजेंट सी उसने चीज देख ली है, ठीक। अब इसको इस्तेमाल करते हैं हम सेंटेंसेस में। जैसे पहला है, द रिकॉइल ऑफ द राइफल सरप्राइज द न्यू शूटर। कि जो राइफल, कोई नया शूटर था, उसने राइफल जो है वो उसने शूट करने की जब कोशिश की, तो जो वो राइफल का रिकॉइल था, मतलब उसका पीछे को जो झटका था, तो उसने क्या कर दिया, उस न्यू शूटर, क्योंकि वो नया नया था, तो वो सरप्राइज हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है, द कैट रिकॉइल्ड व्हेन द टोस्टर सडनली पॉप्ड अप। देखिए टोस्टर होता है ना जिसमें टोस्ट रखा जाता है, तो वो टोस्टर में से जब टोस्ट जो है वो टोस्ट हो जाता है, जो मतलब जब भी हम उसके ब्रेड के पीसेस उसके अंदर रखते हैं, तो वो एकदम से ऊपर को पॉप अप होते हैं। तो वो कहीं कैट थी, तो कैट ने जब वो एकदम से ऐसे हो, तो आप देखिएगा कि जानवर जो है या छोटे बच्चे जो है ऐसे अचानक से कोई चीज सामने आए तो वो एकदम से पीछे को हटते हैं, क्योंकि वो सरप्राइज हो जाते हैं या वो थोड़ा सा डर जाते हैं, ठीक है। तो वो जो पीछे को हटना है तो वो रिकॉइल करना कहलाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये सारे मीनिंग समझ में आ गए हैं। मैं और भी काफी सारी रिक्वेस्ट थी, लेकिन एक लेसन में इतने सारे वर्ड्स को एक्सप्लेन करना जरा मुश्किल है, फिर लेसन बहुत लंबा हो जाता है, बोरिंग हो जाता है। तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगी कि नेक्स्ट लेसन में ऐड कर दूं। आपकी कोई और रिक्वेस्ट है आप नीचे लिख सकते हैं, इंशाल्लाह फिर मैं कोशिश करूंगी कि नेक्स्ट लेसन में उसको ऐड करूं। ओके जी, अल्लाह हाफिज।